let's discuss organizing structure. Organizing structure की हम बात करते हैं. Organizing structure is the outcome of organizing process. जो हमारा organizing process है, जो हमने स्टेप पढ़े, क्या स्टेप्स पढ़े कि हमने डिवाइड किया, हमने डिपार्टमेंट में डाला. तो जो भी हमारा ये प्रोसेस चल रहा है, डिपार्टमेंट में डालना, वर्क को डिवाइड करना, ड्यूटीज असाइन करना, ये जो हम स्टेप्स में चले हैं ऑर्गेनाइजिंग के, जिसमें हमने डिवाइड किया वर्क को, जिसमें हमने डिपार्टमेंट्स में बांटा वर्क को, जिसमें हमने ड्यूटीज को असाइन किया. जब हम एक स्टेप्स के थ्रू गए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है कि आपकी प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी, आपको जो आउटकम मिलेगा वो बाद में बेहतर मिलेगा. ठीक है. Then an effective structure will result in increased profitability of the enterprise. जो आपका इफेक्टिव स्ट्रक्चर है वो रिजल्ट इसमें करेगा, एक प्रॉफिटेबिलिटी में एंटरप्राइज को. मतलब आप एंटरप्राइज को क्या कर पा रहे हैं, बेहतर प्रॉफिट्स दे पा रहे हैं आप अपने एंटरप्राइज में. The need of an adequate organization structure is felt by an enterprise whenever it grows in size or complexity. जब आप एक एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो किस पे ग्रो करेगा, साइज में बड़ा होगा, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ जाएंगी आपकी. So it is only those enterprises which do not focus on growth that can maintain a particular structure for a longer period of time. आज जब हम बात कर रहे हैं उन एंटरप्राइजेस की, तो हम खाली इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि हमें ग्रो करना है. हमें ये भी ध्यान देना है कि हम अपने स्ट्रक्चर को लंबे समय तक बना पाए. हमने ग्रो किया 2 महीने, फिर हमारा बिजनेस बंद हो गया, क्या फायदा है बिजनेस का. हमें तो बिजनेस ऐसा चलाना है जो लंबे समय तक चले. इसीलिए हम चाहेंगे कि हम स्टेबल प्रॉफिट्स कमाए अपने बिजनेस में, ना कि फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट्स बनाए बिजनेस में. 2 महीने तो हमने खुश हुए बड़े, अभी 10,000 आ रहे, 15,000 आ रहे, 20,000 आए, फिर एकदम से 5,000. फ्लक्चुएटिंग हुई, नेचुरल बात है. बूम पीरियड आता है, रिसेशन पीरियड आता है, तो जब आपका रिसेशन पीरियड आप डाउन चले गए, तो इतना भी डाउन नहीं जाना कि आपका ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल ही जीरो हो जा रहे हैं. तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि आप मेंटेन कर पाए खुद को, अपने बिजनेस को लंबे समय तक टिकने के लिए. However, it is important to understand that such stagnancy may prove to be detrimental. अब अगर आप स्टेगनेंट हो पाते हैं, मतलब स्थिर रह पाते हैं, आपको ये समझना होगा कि अगर आपको बिजनेस में स्थिर रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट होना पड़ेगा उन चीजों से एक एंटरप्राइज की, जिसमें कंपनीज जो हैं चूज कर सकें कब उनका बिजनेस बढ़ रहा है और कब उनका बिजनेस घट रहा है. इस चीज को वो चूज कर पाए. ठीक है. एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, coordination becomes difficult due to the emergence of new functions and increase and structural hierarchies. अब वो बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कब ग्रो कर रहा है वो, कोऑर्डिनेशन जो डिफिकल्ट बन जाता है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का, जब हम नए फंक्शंस या नए स्ट्रक्चरल हायरार्कीज लेकर आते हैं. When we are getting new functions, we are getting new hierarchies into the business. नई नई चीजें अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ रहे हैं, उसके थ्रू हम चल रहे हैं, स्मूथली रन कर रहे हैं, फेस कर पा रहे हैं एनवायरमेंटल चेंजेस को, बदलाव आ पा रहे हैं अपने बिजनेस में. यही हमारे लिए ध्यान में रखने वाली चीज है कि हम उस स्ट्रक्चर पर ध्यान दे पाए जो हमारे बिजनेस की जो स्मूथ और एनवायरमेंटल चेंजेस को हम अडॉप्ट कर पाए. ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, नए चीजें लेकर आ रहे हैं. अगर हमारे बिजनेस एनवायरमेंट में कोई बदलाव आए तो हम नई चीजों को लेकर आ रहे हैं और हम क्या कर पा रहे हैं, हम बिजनेस को बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं. Then Peter Drucker emphasizes on the importance of having an appropriate organization structure when he says, अब पीटर ड्रकन कहते हैं कि हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन को, स्ट्रक्चर को एक सही तरीके में हम कब ला पाएंगे, जब हम उसका मतलब समझ पाएंगे. क्या मतलब है ऑर्गेनाइजिंग का. जब तक हमें यही नहीं पता हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, तो हम एक अपने बिजनेस को कैसे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं. हाउ कैन वी मेक आवर बिजनेस अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन.
Organization structure is an indispensable means and the wrong structure will seriously impair business performance and even destroy it. अगर हमारा स्ट्रक्चर सही होगा ऑर्गेनाइजेशन का तो हम सही तरीके से काम कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, हमें किसी से ऑर्डर लेना है, तो आप ये हमारा बिजनेस है बताया था, यहाँ पे मान लीजिए आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है और यहाँ पे मान लीजिए आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो जो मैनेजर है मार्केटिंग वाला वो सिर्फ मार्केटिंग को ऑर्डर्स दे रहा है, फाइनेंस में ऑर्डर्स नहीं दे रहा है। तो जब आपको पता होगा कि आप जो है प्रोसेस जो है आपका सही चल रहा है, बिजनेस में सही पर्सन सही लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इवन डिस्ट्रॉय इट। और इससे आपकी जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो भी सही होगी और आप उसको डिस्ट्रॉय करने से बच जाएंगे। The organization structure can be defined as a framework within which managerial and operating tasks are performed. Organization structure आपका बता पाएंगे जब आप ऑपरेट कर पा रहे हैं ऐसे टास्क को, परफॉर्म कर पा रहे हैं ऐसी चीजों को, जिसमें हम बात करें लोगों के रिलेशनशिप्स की, बिटवीन द पीपल एंड द रिसोर्सेज, जिसमें हम बात कर पा रहे हैं लोगों की और रिलेशनशिप्स की। स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल वर्क एंड रिसोर्सेज, और यहाँ पे आप स्पेसिफिक लोगों को काम दिया गया है, तो उनको उनका पता है कि किस तरीके से उनको काम करना पड़ रहा है। तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये बताता है स्पेसिफिक लोगों के बारे में, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बारे में। इट अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किसके बीच में हो पा रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में हो पा रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें हम बिजनेस एंटरप्राइजेस को अकम्प्लिश कर पाते हैं एक डिजायर गोल के साथ, एक गोल से हम बिजनेस को पूरा कर पाएंगे। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज shown in an organizing chart. The span of management to a large extent gives a shape to the organization structure. और जितना बड़ा है, जितना हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा उतना बेहतर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट्स की, तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे कि एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे? नेचुरल बात है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे। वहां पे आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग मिलेगा, एचआर अलग मिलेगा, प्रोडक्शन अलग मिलेगा, सेल्स अलग मिलेगा। लेकिन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो सेल और प्रोडक्शन तो होगा ही होगा, फाइनेंस तो वो चाहे वो जो हेड्स होंगे वो खुद ही कर रहे हैं, बट आपको डिपार्टमेंट्स उनके कम मिलेंगे। तो जब हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तो हमारे डिपार्टमेंट्स भी बढ़ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्पैन, कितना लंबा हमारा बिजनेस चल रहा है या हमारा बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है। So a proper organization is essential to ensure a smooth flow of communication and better control over the operations of the business. तो अब बिजनेस का स्मूथ रन करने के लिए, बेहतर चलने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि हमारा बिजनेस का जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है वो बेटर हो। द कम्युनिकेशन जो हम बात कर रहे हैं, अब जैसे ऑर्डर दिया किसी ने, अपने मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया, तो उनकी जो बात कही गई है वो प्रॉपर हो, वो अंडरस्टैंडेबल हो और उसका कंट्रोल हो उन चीजों पे कि वो बिजनेस बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, देन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क which enables the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities of the individuals and departments. अब अगर बात करूं मैं फ्रेमवर्क की, जिसमें हम क्या बात करें, अनेबल कर पा रहे हैं एंटरप्राइज के फंक्शंस को, देख पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के, तो हम समझ पाते हैं। अब इसका एग्जांपल दिया है, इस चीज को समझिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे कर पाते हैं। हम एक फ्रेमवर्क यानी कि एक प्रॉपर शॉप केस प्रोवाइड कर पाते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, एक शॉर्ट आपके स्कूल का लाइब्रेरी में चले जाइए, आप वहां का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या आपको कभी एक नॉवल की बुक में आपको वहां पर एक हिंदी की बुक, हिंदी की नॉर्मल लैंग्वेज की बुक मिल जाएगी, व्याकरण की बुक मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो वहां का ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क इस तरीके से ही किया जाएगा कि उन्होंने हिस्ट्री की एक साइड डाली हुई है, समझ रहे हो, वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया हुआ है कि आपको सिर्फ अगर अपनी हिस्ट्री की बुक देखने जाना है तो आप इधर ही जाएंगे, बिजनेस स्टडीज की बुक देखने जा रहे हैं तो आप उसी कॉर्नर में जाएंगे जहां पर बिजनेस स्टडीज को मेंशन किया गया होगा। तो वो क्या है, उन्होंने अपने काम का फ्रेमवर्क दिया गया है। सिमिलरली जब आप एक कंपनी के अंदर ऐड करेंगे तो आप पूछेंगे कि सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ है, तो
आपको वहां का पियोन यही बताएगा कि सेल्स डिपार्टमेंट के आपस मैनेजर से मिलना चाहते हैं तो उधर चले जाइए, या आप बैंक में जाके देखिए। बैंक में अगर आप देखेंगे तो 10-12 काउंटर तो होते नहीं जो कैश कलेक्ट कर रहे हैं, एक ही काउंटर तो मिलेगा ना कैश कलेक्ट करने वाला। तो वहां का जो फ्रेमवर्क है उसी तरीके से होता है, जिसमें आप क्या कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर पा रहे हैं और डिवाइड कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, Sunita opened her own travel agency. The success of her travel agency depends on the harmonious relationship between the customers and the employees of the travel agency. अब सुनीता एक ट्रैवल एजेंसी को रन करती है, तो जब वो एक ट्रैवल एजेंसी को रन कर रही है तो वो ये देख पा रही है कि उसका जो उसके एम्प्लॉयज के साथ है वो हारमोनियस पढ़ा था वर्ड आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। क्या होता है हारमोनी का वर्ड? प्यार से काम करवाती है, प्यार से आप क्या कर पा रहे हैं, बेहतर तरीके से आप काम को कर पा रहे हैं। एंड द एम्प्लॉइज ऑफ द ट्रैवल एजेंसी, और यहाँ पे हम बात कर पा रहे हैं किसकी, ट्रैवल एजेंसी के एम्प्लॉइज की। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव शी हैज डिवाइडेड द एंटायर वर्क ऑफ द एजेंसी इनटू 3 सब हेडिंग बेस, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसने और बेहतर बनाने के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन सी कैटेगरीज है जिसमें उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया? सबसे पहला है आप उसका ऑपरेशंस, जहां पे उसकी ऑपरेशंस होंगे, क्या क्या कैसे कैसे करना, सेल्स को पैसा कहां से आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को स्ट्रांग बनाया है। ऑपरेशंस इंक्लूड, अब यहाँ पे उसने कौन कौन अपॉइंट किया अपने ट्रैवल एजेंसीज में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑपरेशंस, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है ट्रैवल काउंसलर, रिजर्वेशन एंड टिकटिंग एंड कस्टमर। जब ऑपरेटिंग कहां से होगी, कस्टमर को टिकट देना, कस्टमर्स का रिजर्वेशन करना, जो आगे की डेट्स भी कराना चाहते हैं अपना ट्रैवल एजेंसी के लिए। मान लो आप किसी को 20 तारीख को जाना है तो वो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है कि मुझे यहाँ से गोवा जाना है फॉर एग्जाम्पल। एंड कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करना कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो कॉल करके पूछ सके। देन सेल्स इसमें इंक्लूड करे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, सब चीजों का देखा जोखा करना, कहां से क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, वो कैसे होगा, दैट विल बी डन बाय अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। देन कैशियर एंड यूटिलिटी पर्सनल, जो जिसके पास पैसा रहता है, कैशियर, जब देना लेना सब चीजें। तो इसने क्या किया, डिवाइड किया काम को, फंक्शंस किया, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया और उसने सबको अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। मान लो उसने एक काउंसलर के लिए 2%, ट्रैवल काउंसलर के लिए 2% को अपॉइंट किया, रिजर्वेशन के लिए उसने 2% को अपॉइंट किया। कोई रिजर्वेशन करा रहा है, किसी का कैंसिल हो गया जाना, तो कोई कैंसिल कर रहा है, तो उन दोनों केसेस में कि वो पर्सन कंफ्यूज ना हो तो उसने 2% को अपॉइंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या कर पा रहे हैं, एक लाइन बना दी है अथॉरिटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या क्या टाइप है आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, लेट्स डिस्कस दिस। पहला आपका टाइप आता है adopted by an organization will vary with the nature and type of activities performed by an organization। अब क्या क्या एक्टिविटीज या क्या क्या तरीके की, क्या क्या तरीका आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट कर पा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज। हमने 2 कैटेगरी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया हुआ है। पहली है फंक्शनल और दूसरी क्या है, डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर में और डिविजनल स्ट्रक्चर में 2 कैटेगरीज में हमने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिवाइड किया। ठीक है, पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शंस आर सेपरेट। हमने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, जिसमें मैनेजर जिन डायरेक्टर क्या कर रहा है, HR को देख रहा है, मार्केटिंग को देख रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देख रहा है, परचेजिंग को देख रहा है, कहां से सामान आ रहा है, रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, मेरे पास जो कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे कहां पे होती है, ज्यादा परचेजिंग में भी की जाती है कि मेरा सामान कहां आ रहा है और कहां पर जा रहा है। ठीक है, देन डिपार्टमेंट्स क्रिएट्स अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, ऑल डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स टू अ कोऑर्डिनेटिंग हेड। और सब जितने भी आपके डिपार्टमेंट हेड होंगे एक कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट करेंगे, उनको बताएंगे उस चीज के बारे में।
फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शंस। जैसे कि बात की जाए, हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, जिसमें हम बात करें डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शंस will include production and purchase, marketing accounts and personal। जब हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग कंसर्न की, डिवीजन ऑफ वर्क की, जिसमें हम की फंक्शंस की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की, अकाउंट्स की, और इन चीजों की हम बात कर रहे हैं। सो दीज डिपार्टमेंट में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, और उन डिपार्टमेंट्स को अलग अलग बांट दिया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमने इसको कैसे बांटा, ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये हमारा परचेज डिपार्टमेंट, फिर ये हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और ये हमारा पर्सनल मतलब एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बांटना। ये क्या है, विच स्ट्रक्चर इज दिस रेफरिंग टू, फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने जहां पे अलग अलग तरीके के काम यानी कि फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, उसको हमने डिपार्टमेंट वाइज कर दिया। ये क्या, इसको क्या भी कहेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर मींस डिपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देना। इस तरीके से इसको समझ लीजिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस, द फंक्शनल स्ट्रक्चर हैज मेनी एडवांटेजेस टू ऑफर। फंक्शनल स्ट्रक्चर लेट्स टू ऑक्यूपेशनल specification since emphasizes is placed on specific function। जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक फंक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम प्रमोट करेंगे एफिशिएंसी को, एक पर्सन की एफिशिएंसी को, उसके काम करने के तरीके को हम प्रमोट करेंगे। मैन पावर का यूटिलाइजेशन देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे कि किस तरीके से हम टास्क को परफॉर्म कर पा रहे हैं, सही तरीके से सही टाइम पर कर पा रहे हैं हम या नहीं कर पा रहे हैं। ये काम है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी प्रमोट करेगा एफिशिएंसी को मैन पावर। मैन पावर कौन है, जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा कि वो उस डिपार्टमेंट पे जो भी काम कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से होगा, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी। किसमें और क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने डिपार्टमेंटलाइज कर दिया, उसको पता है मुझे बस यही काम करना है। जब आपको एक ही तरीके का काम दे तो नेचुरल बात है आप कर पाएंगे। अगर आपको मैं बोलूं आपको प्रोडक्शन भी देखना, आपको स्टेज भी देखना, आपको सबको रिक्रूट भी करना है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी। आप 100 कितने भी बेहतरीन हो पाए, बट उस सिचुएशन में आप बेहतरीन नहीं कर पाएंगे अगर आपको 10 तरीके के काम एक समय पे सौंप दिए जाए। सो इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और आपका कंट्रोल होगा उस चीज पे। जब आप एक पूरे उसके हेड है अपने डिपार्टमेंट के, तो आपके लिए कंट्रोल करना भी आसान होगा। आपने सिर्फ उसी डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस के पास चले गए, एचआर के पास चले गए, परचेजिंग वाले के पास चले गए, क्योंकि आप उस टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। ये इंक्रीज कर रहा है मैनेजरियल एफिशिएंसी को, ऑपरेशन एफिशिएंसी को, और प्रॉफिट्स को बढ़ाने में मदद कर रहा है। इट लेट्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, बार बार ये चीजें नहीं होंगी। इकोनॉमिक स्केल्स की बात की जाएंगी और आपकी कॉस्ट भी कम होगी। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इजियर एज दे फोकस ऑन अ न्यू लिमिटेड रेंजिंग ऑफ स्किल्स। और जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी ट्रेनिंग का भी बार बार आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप एक ही तरीके का काम कर पाए तो नाश एक टाइम बाद आपको एक्सपर्टीज मिल जाती है। भाई यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी काम हो रहा है, जो भी आपका फंक्शंस है, वो आप बहुत ध्यान से कर रहे हैं। यहां तक सबको समझ में आया?